हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 जून और आज की इस वीडियो में हम 16 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 14 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार की थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। अच्छा, ये तो थी थीम। स्लोगन क्या था, यानी कि नारा? तो नारा था गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड हेल्थियर प्लेस। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। अच्छा, ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, 14 जून 1868 को एक ऑस्ट्रियाई जीव वैज्ञानिक, इनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्ल लैंडस्टीनर, इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस के रूप में, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अच्छा, ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल तो ये हैं टेड्रोस अदानोम। देखिए, जो WHO है, इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 7 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और अब 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदान दिवस। तो ये आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो अटॉर्नी जनरल है, इनका नाम है के वेणुगोपाल जी, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल। देखिए, यदि हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो ये है एक संवैधानिक पद, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में है। और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल ये होते हैं देश के दूसरे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, भारत का अटॉर्नी जनरल होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए, योग्यताएं में सेम वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के लिए ज़रूरी है। अच्छा, भारत के अटॉर्नी जनरल पद के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो देखिए, उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में 5 साल बतौर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, या हाई कोर्ट में ही 10 साल की वकालत का एक्सपीरियंस हो, ऐसा व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के योग्य माना जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ये है के वेणुगोपाल जी, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अभी मैंने बताया है सॉलिसिटर जनरल के बारे में, जो कि भारत का, यानी कि देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो ये है तुषार मेहता, ये है सॉलिसिटर जनरल। हाल ही में जो विमल जुल्का है, ये बनाए गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। जबकि जो संजय कोठारी जी हैं, ये बनाए गए हैं चीफ विजिलेंस कमीशन, यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? तो देखिए, इनका नाम था वसंत राय जी। और अभी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। और देखिए, मुंबई में स्थित है जॉली क्रिकेट क्लब। तो इसके संस्थापक सदस्य में वसंत राय जी शामिल थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। और ऑप्शन में मैंने जितने नाम लिखे हैं, ये सारे ही कहीं ना कहीं क्रिकेट से रिलेटेड हैं। हाल ही में बापू नाडकर्णी का भी निधन हुआ, और ये भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर थे। यदि हम बात करें माधव आप्टे की, तो ये भी भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, जिनका निधन हुआ। रमाकांत आचरेकर, इनका पिछले ही वर्ष निधन हुआ था, और ये सचिन तेंदुलकर के कोच भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के
CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं इम्तियाज़ुर रहमान। यदि हम बात करें UTI म्यूचुअल फंड की, तो देखिए ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 2003 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसी के पहले CEO बनाए गए हैं इम्तियाज़ुर रहमान। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में जो अनिल वल्लूरी जी हैं ये बनाए गए हैं गूगल क्लाउड इंडिया के नए डायरेक्टर। राजीव टोपनो ये भारतीय मूल के हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो ED हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके वरिष्ठ सलाहकार यानी कि सीनियर एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो पैट्रिक पिचेट हैं, पैट्रिक पिचेट की नियुक्ति अभी हाल ही में ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में की गई है। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसके लिंक अभी भी ओपन है और इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये भी हाल ही में बन गई हैं कैथरीन डी सुलिवन। जो कैथरीन डी हैं ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है, साथ ही एक भूवैज्ञानी है यानी कि एक जियोलॉजिस्ट हैं और प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु यानी कि मेरियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। साथ ही ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। और आप सभी जानते हैं कुल 5 महासागर है, जिसमें कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है और जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना ट्रेंच, ये यहीं पर स्थित है। अच्छा, मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 11,035 मीटर। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, इसी पैसिफिक ओशन में यानी कि प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि है मोनाकी पर्वत, ये स्थित है हवाई द्वीप पैसिफिक ओशन में। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पर्वत है ये स्थल मंडल में ही स्थित हो, ये महासागर में स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नाम है मोनाकी पर्वत। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जो क्रिस्टीना कोच है ये नासा की वुमन साइंटिस्ट है और ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाली महिला भी बनी थी। इन्होंने अंतरिक्ष में कुल 288 दिन बिताए थे। यदि हम बात करें क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर की, तो देखिए अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करने वाली ये पहली महिलाएं बनी थीं। यदि हम बात करें भारत की अरुणिमा सिन्हा की, तो ये ऐसी पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आप लोगों ने इनकी स्टोरी ज़रूर पढ़ी होगी, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इनकी स्टोरी से हमें ये सीखना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में हार नहीं माननी चाहिए। इन्होंने अपना एक पैर गंवा चुकने के बाद भी दुनिया के कई माउंटेन्स पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और देखिए जितनी भी बाउंड्रीज होती है ना, वो इंसान के दिमाग में ही होती है। वो कहावत है ना कि मैदान में हारा इंसान फिर से जीत सकता है, पर वो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता जो कि मन से हार चुका है। इसलिए अपनी होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को बिहार के खादी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किया गया है एक्टर पंकज त्रिपाठी को, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं और ये बिहार के ही मूल निवासी हैं। और ये पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का भी प्रचार करेंगे। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो KVIC है इसने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के सुरेंद्र नगर में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जो सलमान खान है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत पे के। आमिर खान ये ब्रांड एम्बेसडर हैं फ़ोन पे के। जबकि जो सुनील शेट्टी जी हैं ये कुछ समय पहले ही नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है ओडिशा। अच्छा, ISO ये क्या है? तो इसका मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या इसे ही आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसकी स्थापना हुई थी
23 फरवरी 1947 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मेंबर कंट्रीज है कुल 164 और अध्यक्ष हैं एडी नजोरोगे। अच्छा, ये आईएसओ ये है क्या? तो देखिए, ये एक प्रकार का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है और जो आईएसओ है ये प्रमाणित करता है कि कोई भी संस्था या उद्योग कैसे काम कर रहा है, क्वालिटी कैसी है या मैनेजमेंट कैसा है। आप लोगों ने सुना होगा ना आईएसओ 9001 2008, इस टाइप से। देखिए, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य ये ओडिशा ही बना है। इसे आप मैप में देख सकते हैं। ओडिशा ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओडिशा की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा से रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में ही स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और सूर्य शहर को सोलराइज करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना भी स्टार्ट की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और देखिए, ये पहल किसकी है? तो ये पहल है एनसीडीसी की, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की। इसकी पहल है, लेकिन शुरुआत की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखिए, जो एनसीडीसी है ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए हमेशा से ही एक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए एक्टिव रहा है। और ये जो योजना शुरू की गई है, इस योजना से जो यूथ प्रोफेशनल हैं उन्हें एक पेड इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और जो भी सहकारी समितियां होती हैं उनके कामकाज से एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखने का मौका मिलेगा। और इसी की शुरुआत की है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। और हाल ही में इनके द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है जेमी मनालिच, इन्होंने कोरोना वायरस महामारी को लेकर के इस्तीफा दे दिया है? तो ये भी हाल ही में दिया है चिली के स्वास्थ्य मंत्री ने। इनका नाम था जेमी मनालिच। चिली की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? सैंटियागो। करेंसी है चिलियन पेसो। प्रेसिडेंट है सेबास्टिन पिनिएरा। देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो दिसंबर 2019 की ही बात है। आप लोगों ने COP25 ज़रूर सुना होगा, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये पहले ऑर्गेनाइज होने वाली थी चिली में, लेकिन कुछ रीज़न के कारण इसका आयोजन किया गया था स्पेन के मैड्रिड में। स्पेन के मैड्रिड में आयोजन तो किया गया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है ये चिली गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी। अब आप मैप में देख सकते हैं चिली की लोकेशन, ये स्थित है साउथ अमेरिका में, ये है नॉर्थ अमेरिका। इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा साउथ अमेरिका की तरफ ध्यान देंगे तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये है ब्राज़ील। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कितने देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। तो देखिए, साउथ अमेरिका में ऐसे केवल 2 देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। एक तो ये है चिली, दूसरा जो आप यहाँ पे छोटा सा देख रहे हैं ये है इक्वाडोर। तो चिली और इक्वाडोर, केवल ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। और दक्षिण अमेरिका में ही विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील स्थित है। इसका नाम क्या है? लेक टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है पेरू, ये है बोलीविया, और इसी की सीमा पर स्थित है लेक टिटिकाका। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल ये है एंजल वाटरफॉल, और ये स्थित है साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में। यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है यही है वेनेजुएला, और यहीं पास स्थित है एंजल फॉल। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फिलीपींस में भारत के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त होते हैं अम्बेसडर, यानी कि राजदूत, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त होते हैं हाई कमीशन, यानी कि उच्चायुक्त। और फिलीपींस में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं शंभू एस कुमारन। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है जयदीप मजुमदार को। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो देखिए, हाल ही में जो राहुल श्रीवास्तव है
ये बनाए गए हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर रोमानिया में, और इन्होंने रिप्लेस किया था थांगलुरा दारलोंग को। मोनिका मेहता, तो ये भी हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में इंडिया की नेक्स्ट एम्बेसडर बनी है और इन्होंने रिप्लेस किया था सीबी जॉर्ज को। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है फिलीपींस। आप मैप में देख सकते हैं फिलीपींस की लोकेशन, ये है अपना एशिया महाद्वीप। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? तो ये है मनीला, और मनीला में ही हेडक्वार्टर स्थित है एडीबी का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। करेंसी क्या है? फिलीपीनी पेसो। एक और चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने आप लोग बताया था हाल ही में जो ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया था, यानी कि दुनिया के सबसे ख़राब ट्रैफिक सिटीज़ की एक लिस्ट जारी की गई थी, और इसमें जो भारत का बेंगलोर है ये रहा था टॉप पर, जबकि जो मनीला है जो कि फिलीपींस की कैपिटल है ये रहा था दूसरे स्थान पर। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल आप लोगों से पूछा गया था हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की, तो इसका राइट आंसर था हैदराबाद। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी की गई फीफा की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को लेकर के आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।